भारत बहुत आगे, बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? क्योंकि मैच ही नहीं है तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं। अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। ओह माय गॉड। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। वो जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई है तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना उनको 300 यूनिट तो बिजली दी है, राशन फ्री देना शुरू कर दी। अरे मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिस पे बकायदा हिंदी मेंशन है, अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चलें, ये किस चीज़ का है? न्यूरोमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए। अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है, लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है, वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी इंडियन ज्वेलरी, यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल, 10 साल, 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद एक हफ़्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर, क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है वो? क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, वही कंपनियां जो ग्लेक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है, वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से हम मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पर इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपये की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुले की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है। क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है। क्वालिटी नहीं होगी, ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही। तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से? इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको ये नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, आज हम मौजूद हैं लाहौर के पान बाज़ार के अंदर, जिसे लिटिल इंडिया बाज़ार भी जो है वो कहा जाता है। क्या तारीख़ है इस बाज़ार की? कितने अरसे से जो है यहाँ पे शॉप्स हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो कितने टाइम से आ रही हैं? अभी हालिया हमने कल परसों भी एक वीडियो की थी, उस पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन इस बाज़ार की क्या हकीकत है, कितना पुराना ये बाज़ार है और कब से यहाँ पे जो है वो इंडियन साजो सामान आ रहा है, इस हवाले से हमने जो है वो यहाँ पे जो कदीमी शॉप ओनर हैं, हम उनके पास मौजूद हैं जानने के लिए कि क्या इसकी हकीकत है और कितना टाइम पीरियड जो है वो इधर हो गया। बिना टाइम वेस्ट के मैं सर के पास चलूँगा और बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? इब्राहिम खलील मेरा नाम है, और मैं पान गली मार्केट यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। माशाल्लाह सर, प्रेसिडेंट भी हैं इस जगह के। सर, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इस जगह पे आपकी शॉप को टोटल कितना टाइम पीरियड हो गया? तो अब जब हिंदुस्तान से माइग्रेट करके हमारे बड़े यहाँ पे आए, तो उसके बाद तो माइग्रेशन के बाद जो है ना उन्होंने बाकायदा इसको क्लेम में यहाँ पे शॉप हासिल की।
तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम में यहाँ पे जो है ना दुकानें जो है ना उनको मिली इंडिया से यहाँ माइग्रेट करके। तो अब काफ़ी तादाद में और भी लोग हैं जो यहाँ की ख़रीदो फरोख्त होती रही है, तो अब काफ़ी तादाद में लोग और भी आ गए। सर ज़्यादा स्पेसिफिकली जो मतलब इस बाज़ार के अंदर लोग आते हैं वो मतलब एक रैंडम होते हैं या उनका माइंड ये होता है कि हमने इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से बाय करने? इसमें सारी ही इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी हद तक जो है ना वो मिला जुला रुझान है कारोबार का। ठीक है। तो इसमें पान से रिलेटेड जितने पान मसाला जात जो पाकिस्तानी आइटम्स हैं वो काम हो रहा है। पान भी यहाँ पे इंपोर्ट होता है, पान भी यहाँ पे सेल हो रहा है। तो सिगरेट्स का भी कारोबार है, इवन के कपड़े का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार है। लिहाजा काफ़ी मिला जुला जो है ना वो रुझान है कि यहाँ पे जो है ना इसमें हर किस्म का ग्राहक जो है ना वो अपनी अपनी जो है ना चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मार्केट में आते हैं। सर ज्वेलरी की अगर बात की जाए, बात मेडिसिन्स की जाए, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं हमारी नेबर कंट्री की, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है भारत की? इसमें एक तो ये है कि मेडिसिन तो हमारी मार्केट में नहीं आती। ओके। इंडियन मेडिसिन का यहाँ कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि जब उसका लाइसेंस ही नहीं है तो मेडिसिन क्यों आएगी। ठीक है। जहाँ तक है कपड़ा, वो भी अब काफ़ी अरसे से जो है ना कपड़ा जो है ना वो उस तादाद में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सफारती ताल्लुकात जो है ना वो जब से ख़त्म है तो समझौता एक्सप्रेस भी बंद है, आपकी दोस्ती बस सर्विस भी बंद है। तो लिहाजा वो लोग जो पहले आते थे ट्रेन के थ्रू जो है ना वो कैरियर आ जाता था थोड़ा बहुत माल लेके, तो उनसे यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती थी। अब ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो कैरियर कम आ रहा है। अब इंडियन लोग जो है ना अगर छोटी मोटी तादाद में जो है ना वो आते हैं बाई वागा, बाई रोड जिसे कहते हैं, तो उसमें जैसे ही वो आ जाते हैं लेके, तो यहाँ पे अगर मार्केट में सेल कर जाए तो वो ले लेते हैं। लोगों को इंडिया की यही है कि ख़वातीन में साड़ियाँ सूट्स बहुत मकबूल हैं। तो अगर वो अब उस तादाद में तो नहीं आ रहे, जब आते थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में वो कस्टमर भी होता था। आज आपके सामने मार्केट के हालात कि वो इंडिया काम रुकने की वजह से मार्केट काफ़ी स्लो है। सर मैं देख रहा था कि जो प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस मेंशन है वो ज़्यादातर इंडियन करेंसी के अंदर जो है वो मेंशन है, लेकिन अगर हम उसको पाकिस्तानी करेंसी में भी करके देखें, जो इस टाइम करेंसी का डिफरेंस चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चार्ज की जा रही हैं। हाजमोला की अगर बात की जाए तो 45 इंडियन रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई थी, लेकिन इसी मार्केट में मैंने देखा है 380 400 तक भी जो है वो हाजमोला की एक शीशी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। सर क्या आपको लगता है कि लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस तरह से सप्लाई नहीं आ रही, या प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई होने की क्या वजह आपको लगती है? डिमांड की वजह से नहीं होता। इंडियन अगर आप फ्लक्चुएशन देखें ना करेंसी की, तो पाकिस्तानी नोट से इंडिया के एमिग्रेशन में गए ना 30 रुपए के, तो वहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ कि वहाँ पर एक सरदार साहब थे, वो चेक कर रहे थे। तो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे ना, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये एक स्टैंप नहीं है सिक्योरिटी की जो पुलिस अज़म होती है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं था, बीमारी की हालत में मैं तो टिकट लेके बैठ गया हूँ गाड़ी पे। तो अब उसने थोड़ा सा मेरी तरफ देखा तो कहता कित्थों आए हो? मैं कहा जी सर लाहौर तो आया। पंजाबी हो? मैं कहा जी सर। उसने ना ऐसे सरदार ने स्टैंप यूँ लगाई तो कहता आपां हथ बढ़ दिते जा। मैंने लिख दिया है आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाएं, अपने बच्चे का इलाज करवाएं और वापस आएं, आपको कोई रोकेगा नहीं पुलिस वाला। और किसी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट भी नहीं करनी कि मैं आया हूं या जा रहा हूं, बस आपका एंट्री हो गई है। क्योंकि वहाँ रूल है कि जब जाते हैं तहाँ मकामी पुलिस स्टेशन में या SP ऑफिस में आपको जाके अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। और जिस दिन आप वहाँ से फ़ारग होते हैं तब भी आपको बताना पड़ता है कि मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ। तो मुझे वो सरदार साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ख़ुसूसन पंजाब से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत से मिले। मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह फिर बस में बैठ गए। करतारपुर एक जगह आती है, वहाँ पर एक फ्लोटिंग होटल है, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए उन्होंने रोकी गाड़ी। तो एक मैंने देखा तो एक उठाया तो उसमें चावल थे, दूसरे में दाल थी, तीसरे में सूप था। तो मैंने फ़ौरन सूप डाला तो वो देखा तो सब्ज़ी का था। बड़ा मुश्किल से वो खाना खाया क्योंकि हमारे कल्चर का नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और हिफ़्ज़ान सेहत के सुन। ऐसे हम करते रात को तकरीबन 9 बजे दिल्ली पहुंच गए।
अब दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं तो एक रिक्शे वाले से मैंने रोका, तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है किसी होटल में, और मुझे नहीं पता कि वहाँ मुझे नई दिल्ली रखना या पुरानी दिल्ली, मैंने आगे जाना है बंगलोर, और मुझे नाइट स्टे करना है, और मैं सुबह वहाँ से, रात को मैंने टिकटें भी लेनी है, सुबह मैंने वहाँ जाना भी है, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। उसके साथ मैं बैठा तो वो मुझे ले कर गया नई दिल्ली, मुझे याद आ रहा है शायद होटल का नाम प्रिंस होटल था। वहाँ पर उसने मुझे ना, एक प्रिंस होटल के नीचे एक दफ्तर था, वहाँ पर कोई इमिग्रेशन का कोई दफ्तर था, कोई टिकटें वगैरह जो देते थे, जिनको क्या आप कहते हैं ट्रैवलर टाइप लोग थे, उनसे मिलवाया। और मैं आराम से बैठा हूँ, मैं परेशानी भी है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, परदेश मुल्क है ना, मैं किसी से कोई अपना बताने की पोजीशन में हूँ, ना खुल के बात कर सकता हूँ। मुझे याद है वहाँ पर वो रूमी सिंह था, उसका नाम था बंदे का, तो उसने मुझे चाय मंगवा के पिलाई और मैंने चाय पी। तो थोड़ी देर बाद उसको मैंने बताया कि ये मसला है मेरा। उसने टिकटें भी दी। उस वक़्त कोई ओलंपिक्स हो रही थी बंगलोर में, खेलें हो रही थी, टिकट बड़े महंगे थे, मिल नहीं रहे थे, लेकिन उसने मेरे बच्चे का हाफ़ टिकट लगाया, मेरी वाइफ का और मेरा मुनासिब रेट पे लगाया, चाय वाय पिलाई, होटल में कमरा बनवाया, फिर एक टैक्सी वाले को बुलाया। उसे कहता है कि ये हमारे गेस्ट हैं, तो तूने रात मेरे दफ्तर में सोना है, तो सुबह आपने इनको यहाँ से लेना है, इतने टाइम पे जहाज़ जाएगा, ये उसकी टिकटें हैं 6 बजे, ये जब तक जहाज़ की उस वो इन ना हो जाए तूने वापस नहीं आना। क्या बात। तो मेरा ना लम्हे लम्हे हौसला बढ़ता गया। आप इमेजिन करें कि उसने सुबह हमें उठाया, उसने हमें नाश्ता ला के दिया, तैयार करवाया हम सब, मेरी बीवी को, बच्चे को, और उसके बाद टैक्सी में बिठाया, तो हमें वो ले के गया एयरपोर्ट पे। इंडिगो का जहाज़ था, गो इंडिया या इंडिगो इस किस्म की एयरलाइंस है वहाँ पे, बिल्कुल बंगलोर के लिए। तो उसमें वो हमारे साथ आया, आगे गाड़ी उसने बाहर पार्क की, जो हम चलते गए, हमारी टिकटिंग बोर्डिंग से आगे, जब बोर्डिंग से आगे एक गेट था, गेट से आगे एक बस आती है जिसमें पैसेंजर बैठता है, तो वो सीधा जहाज़ की सीढ़ियों तक ले जाता है। वो वहाँ पर उस बस के अंदर हम बैठ गए, तो शीशे से यूँ उसने हाथ हिलाया कि कैन आई गो, तो मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। क्या बात। तो ये एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस था मेरा। तो आई थिंक मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर वो इस सवासातत से सुन रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैं उनको भूल गया हूँ, मैं अब भी उनके रवैये को याद रखता हूँ, और मैं अपने दोस्तों में ज़िक्र भी करता रहता था। तो आज इत्तेफाक से आप मीडिया पे आए इतने सालों बाद, 10 साल बाद, तो मुझे मौका मिला। मैंने कहा जो बात रियल है वो करने में हर्ज ही कोई नहीं है। किसी ने अच्छा किया तो अच्छा कहो, तो अच्छे को अच्छा ना कहना भी मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। तो एक बंदे ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं उस वक़्त बेआसरा, सिवाय रब की ज़ात के, यूँ मुझे पत्ता भी हिलता था तो डर लगता था कि पता नहीं कोई मेरे साथ क्या करेगा। एक बीमार बच्चा साथ लिया है, एक वाइफ है, और परदेश मुल्क है, और मुल्क भी वो जिसके साथ हमारा इख्तलाफात चल रहे हैं, तो एक अनजाना सा खौफ तो होता है। तो इन लोगों का, मैं वो रूमी सिंह का, वो जो सरदार साहब थे एयरपोर्ट इधर इमिग्रेशन पे, या वो जो टैक्सी ड्राइवर था, मुझे नाम नहीं आता, उसने कुछ बताया भी था। आई अप्रिशिएट दैम, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, मुझे हौसला दिया और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जब बंगलोर उतरे हैं तो फिर वहाँ से टैक्सी करवा के हम चले गए नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल, वहाँ एंट्री करवाए, उन्होंने हमें अच्छा कमरा दिया, रेस्पेक्ट दी, खाना वाना दिया, तो फिर हमारी ट्रीटमेंट पहले दिन से शुरू हो गई। तकरीबन शाम 4 बजे हमारी राजेश शर्मा से मुलाकात भी हो गई। तो मैंने उनसे सिर्फ, उसने कहा जी आपकी कोई, मैंने कहा जी मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हम आपका नाम सुन के आए हैं, मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। तो क्या मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। मैं इनको इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत से, पूरे तरीके, और बड़ा उन्होंने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया।
तो आपने अच्छा बताया था माशाल्लाह जो बेटा आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आया है, अब वो डॉक्टर है इस टाइम पे। पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर हम उनका भी एक्सपीरियंस लेना चाहें, उनसे भी सुनना चाहें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। बिल्कुल। मैं आपको ना वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में है, इस फरवरी में उसका MBBS मुकम्मल हो जाएगा। उसको क्रेज़ था, डॉक्टर शर्मा का वो फ़ैन था और वो छोटा सा था, अभी 8वीं क्लास, अभी 8 साल